हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 हिस्ट्री के बारे में। और इस लेसन में जो है ब्रिटिश का राइज बताया गया है और जो मुगल्स थे उनका फॉल के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो औरंगजेब जो था वो लास्ट ग्रेट मुगल रूलर था। तो ग्रेट मुगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग पहले रूल करते थे। ठीक है, पहले रूल करते थे मतलब देवर ओल्डर रूलर्स, इसलिए इनको ग्रेट मुगल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मुगल रूलर्स आए उनको हम लेट मुगल्स कहते हैं। ठीक है, सो जो औरंगजेब के बाद रूलर्स आए वो लोग काफी वीक रूलर्स थे और वो मेंटेन नहीं कर पाए यूनिटी थ्रू आउट द एम्पायर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर यूनिटी नहीं होगी एम्पायर में तो रीजनल किंगडम यानी कि छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स का राइज होगा। तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ, छोटे छोटे अलग किंगडम्स राइज होने लग गए, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट थे, हैदराबाद, बंगाल और अवध। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो थे वो इमर्ज हो गए मुगल पावर वीक होने के बाद। ठीक है, अभी मुगल पावर खत्म नहीं हुई है, ये वीक हुई है सिर्फ। तो जो सेकेंड हाफ था 18th सेंचुरी का, उसमें ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे। हालांकि ब्रिटिशर्स जो थे वो जहांगीर के टाइम पे भी इंडिया में आए थे। ठीक है, बेसिकली उनका पर्पस ट्रेडिंग के लिए था और वो आउटस्कर्ट्स में इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो इंटीरियर्स में मूव करते गए और 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल होराइजन पे आ गए, यानी कि पीक पर आ गए। उसके बाद जो ईईआईसी थी यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो आई कैसे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है हमें चैप्टर में मिलती है। ठीक है, तो 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया गया। चार्टर में होते हैं रूल्स रेगुलेशंस या एक तरह का वो लाइसेंस होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो उस चार्टर को दिया था ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, और उस चार्टर में ये लिखा था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी कि ईईआईसी है, उसके पास मोनोपोली है इंडिया में ट्रेड करने की, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये इंग्लैंड से फरमान आया था। इसका ये मतलब नहीं है कि और देशों की कंपनीज यहाँ नहीं आ सकती थी, यहाँ पर और देशों की कंपनी आ सकती थी, लेकिन इंग्लैंड से और कोई कंपनी यहाँ पर नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी आई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद जो मर्केंटाइल इनका प्रॉफिट होता था, ये बेसिकली करते क्या थे कि इनका जो प्रॉफिट होता था ये उसी को ही ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया करते थे, और प्रॉफिट कमाने का जरिया होता था मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि आप जो अपना कंपटीशन है उसको एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी रूल यहाँ पर व्यापार करने आई थी, कोई दूसरी कंपनी को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि अगर ज्यादा कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुनाफा कम होगा। ठीक है, इसलिए इंग्लैंड से यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी अलाउ करी गई। हालांकि यहाँ पर और देशों से भी कंपनियां आई थी। ठीक है, तो मर्केंटाइल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मर्केंटाइल क्या होता है। मर्केंटाइल का सिंपल मतलब ये होता है कि सस्ते दामों पर सामान खरीदना, उसे महंगे दामों पर बेच देना। ठीक है, और ये हाईली प्रॉफिटेबल होता है। मर्केंटलिज्म में गवर्नमेंट का भी बहुत रोल होता है, प्राइस को रेगुलेट करने में और ट्रेड को रेगुलेट करने में। ये मर्केंटलिज्म की खास बात होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी जो थे रूलर्स, और भी जो कंपनीज थी वो इंडिया में आई, क्योंकि जो क्वीन का चार्टर था, फरमान था, उसके मुताबिक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की इजाजत थी। ठीक है, लेकिन वो वाला चार्टर बाकी कंट्रीज पे लागू नहीं होता था, तो इसीलिए पोर्चुगीज भी इंडिया में आए, और इनफैक्ट ब्रिटिशर्स से पहले पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके थे। 1498 में वास्को द गामा जो था वो कैलिकट में आया था। जगह का नाम याद रखना है, कैलिकट है जगह का नाम। ठीक है, गोवा के पास है, एग्जैक्ट गोवा नहीं है लेकिन गोवा के पास है। ठीक है, तो वो कैलिकट में आया था, और उसी के बाद जो डच और फ्रेंच कंपनीज थी वो भी इंडिया में आने लग गई थी। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी कैसे स्टेब्लिश हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो सारी कंपनीज थी, डच कंपनी, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारी क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी। और किसका ट्रेड करने आई थी, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स थी जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, जैसे पेपर, क्लोव्स,
कार्डमम, सिनेमन स्टिक और कॉटन एंड सिल्क। ठीक है, तो बेसिकली स्पाइसेस और थोड़ी बहुत टेक्सटाइल्स के लिए ये लोग यहाँ पर रूल करने आए थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड, मतलब इनको ये आइडिया था कि हम ट्रेड तभी कर सकते हैं जब हम अपने राइवल्स को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब राइवल्स को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए वॉर जो थी वो नेसेसरी बन चुकी थी। ठीक है, तो लड़ाई तो इन सब में होनी थी, ये जो अलग अलग देशों से कंपनियां आई हुई थी। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ब्रिटिश की वो 1651 में सेटअप हुई हुगली रिवर के किनारे, जो कि बंगाल में है। ठीक है, और फैक्ट्री यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्री यहाँ पर वो वाली फैक्ट्री नहीं है जो हमारे यहाँ मॉडर्न फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर सामान बनता है। यहाँ पर फैक्ट्री का बेसिक मतलब है वेयर हाउस, वेयर हाउस जहाँ पर की सामान स्टोर किया जाता है। तो ये फैक्ट्रीज वो थी कि जो सामान आया करता था डिफरेंट डिफरेंट शहरों से या कंट्रीज से, वो यहाँ पर आकर के स्टे करता था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्रीज थी ये वेयर हाउसेस की तरह होती थी। ठीक है, तो इसको बोलते थे फैक्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए है वो ये है कि जब ब्रिटिशर्स आए रूल करने तो उन्होंने सबसे पहले किंग को अप्रोच किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि यहाँ पर कोई राजा रूल करता है। ठीक है, तो उनका बेसिक मोटिव ये था किंग के पास जाने का कि उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए। रिलैक्सेशन मतलब कि अगर उनको ट्रेड करना है तो उनको कुछ टैक्स कंसेशन मिल जाए या फिर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिल जाए। तो इस टाइम पर जो बंगाल का नवाब था वो था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो था वो यहाँ का नवाब था। और हुआ क्या कि इनके पास कंसेशन तो पहले से ही आ चुके थे ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि इनको जो मुगल किंग्स थे उन्होंने थोड़े बहुत कंसेशंस दिए हुए थे और ये लोग दिल्ली से फरमान लेते थे, मतलब दिल्ली का ऑर्डर लेते थे वहां पर, क्योंकि गद्दी थी। और बंगाल जो था, बंगाल में जाकर के ये लोग ट्रेड करते थे, क्योंकि वो एक पोर्ट सिटी थी। अंडरस्टूड है, नॉर्मल सी बात है अगर आपको पता हो। ठीक है, तो वहां पर अब जो रूल कर रहा था नवाब, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, उसको गुस्सा आने लग गया कि ये मेरे पोर्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो फरमान था इनके पास ब्रिटिशर्स के पास, ये दिल्ली से आया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो अब ये उस पोर्ट का यूज करने लग गए। तो मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल का नवाब था, उसे रियलाइज हुआ कि मेरा खुद का रेवेन्यू जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लड़ाइयां धीरे धीरे शुरू होने लग गई। मुर्शिद कुली खान के बाद जो गद्दी पर आकर के बैठा उसका नाम था अलीवर्दी खान, ये एक नवाब है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नवाब बैठा उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो जो ये तीन रूलर थे काफी स्ट्रांग रूलर थे। इन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम छूट देंगे तो हमारा खुद का जो रेवेन्यू है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी इसी के लिए परेशान हुई कि हम ट्रेड करने आए हैं और हमारे को यहाँ पर जो ट्रेड कंसेशन है वो नहीं मिल रहे हैं, और जितने भी नवाब हैं वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं। तो कंपनी ने प्लान बनाया कि एक पपेट रूलर को बिठा दिया जाए। पपेट रूलर होता है कि वो रूलर जिसको कि कंपनी कंट्रोल कर सकती हो। ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि सिराजुद्दौला का कोई राइवल नवाब हम गद्दी पर बिठा सकते हैं बंगाल की, जो कि हमारी सारी बात मानेगा और हमें ट्रेड करने देगा। उसके बाद इसी के चलते कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ तो वो ऐसे हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया, कुछ कुछ बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी थी कैलकाटा के पोर्ट्स पे। ठीक है, और वहां पर वो ट्रेड रूल्स का पालन भी नहीं करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो हुआ क्या कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी है। ठीक है, तो जब वॉर छेड़ी तो ब्रिटिशर्स को पहली वॉर में तो उसने हरा दिया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स को पता लगा इस बारे में, वो ब्रिटिशर्स जो कि मद्रास में रहते थे या दूसरी स्टेट्स में रहते थे, तो वहां से जो फोर्सेस थी वो बंगाल की तरफ आनी शुरू हुई। ठीक है, तो जो मद्रास की फोर्स थी वो बंगाल की तरफ आई, और इसका जो लीडर था, इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ये बंगाल पहुंचे, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो था वो मीर जाफर नाम के एक आदमी से सेटिंग कर ली। जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला का बहुत करीबी, आप कह सकते हो कि कमांडर हुआ करता था। ठीक है, तो अब इससे मीर जाफर से सेटिंग कर ली रॉबर्ट क्लाइव ने, और मीर जाफर ने एट लास्ट क्या किया कि सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया
और रॉबर्ट क्लाइव को फेवर किया, और इस वजह से जो नया नवाब बना वो मीर जाफर बन गया, ठीक है, और सिराजुद्दौला मारा गया। तो जब मीर जाफर पावर में आया उसको भी ये चीज रियलाइज हुई कि कंपनी जो है वो इतना ज्यादा ट्रेड को इफेक्ट करती है कि स्टेट के पास कुछ रेवेन्यू ही नहीं आता, ठीक है। और जब मीर जाफर ने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो कंपनी ने क्या किया कि मीर कासिम को उसकी जगह नवाब बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि जो मीर कासिम था उसने भी सेम कंप्लेंट करी कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर में फाइनली मीर कासिम हार गया और मीर जाफर को दोबारा बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया गया। और 1765 में जो मुगल एम्परर था उसने फाइनली ब्रिटिशर्स को जो दीवानी थी, दीवानी होता है रेवेन्यू राइट्स, ठीक है, कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, वो वाले राइट्स जो थे रेवेन्यू कलेक्शन के वो दे दिए, ठीक है। तो इस लेसन के लिए इतना ही गाइस, अगले लेसन में हम आगे की बात करेंगे, यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू।